देखिए मैंने पहले वाले लेक्चर के अंदर गॉसेस लॉ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। गॉसेस लॉ में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स इमिट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समेशन क्यू क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, ये होगा फ्लक्स, ठीक है। तो गॉसेस लॉ यूज में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो आज बहुत सारी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली सीट, कंडक्टिंग सीट, सबकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर मैं पहले तो माइंड में क्लियर कर दूं कि क्या क्या करने वाला है अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब चार्ज पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है तो पॉइंट चार्ज हो सकता है, चार्ज किसी लाइन के ऊपर हो सकता है तो फिर वो लीनियर चार्ज भी हो सकता है। अब वो इनफाइनाइट लॉन्ग, ताकि सिमेट्रिक अगर स्ट्रक्चर बनती है तो गॉसेस लॉ इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। अगर सिमेट्रिक कहीं नहीं बनेगी, ठीक है, तो फिर गॉसेस लॉ इजीली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा लीनियर चार्ज, चार्ज किसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। चार्ज किसी सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिएगा है, ठीक है, तो उसको सरफेस चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये भी इनफाइनाइटली एरिया वाली शीट्स होगी, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों के बात करेंगे। और चार्ज पूरे एक तरह से वॉल्यूम के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में भी बात करेंगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों की ही बात करेंगे, ठीक है ना। फिर स्फेरिकल चार्ज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो केस आ जाएंगे, फिर नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट, इसमें भी दो केस आ जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और कंडक्टिंग, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिएगा, समझो बात को, ये आपके पास ये पॉइंट चार्ज है Q, ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। चार्ज है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी पॉइंट के ऊपर जो इससे r डिस्टेंस पर है, कोई पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। गॉसेस लॉ भी यूज में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब गॉसेस लॉ यूज में लेना है तो चार्ज किसी न किसी क्लोज सरफेस में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक इमेजनरी, यहां पर क्या करता है, देखिए इमेजनरी एक स्फीयर बना लेते हैं, एक इमेजनरी स्फीयर बना लेते हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ में क्लोज सरफेस होती है। इस इमेजनरी स्फीयर बना लेते हैं ताकि चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस है दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखिएगा, टू कैलकुलेट, इसके अंदर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at distance
स्मॉल r from charge. Imagine a sphere of radius small r, which can be treated as a Gaussian surface. Gaussian surface तो गाउसियन लॉ से यूज लेना है ना, ठीक है। और हमारा इस स्फीयर का कोई काम नहीं है, जैसे हमारा गाउसियन लॉ अप्लाई कर दिया हमने, काम निकला, स्फीयर का कोई लेना देना नहीं है फिर स्फीयर का, ठीक है ना। अब देखिएगा देन फिर अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गाउसियन लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गाउस लॉ के अकॉर्डिंगली, सब्मेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सब्मेशन क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, सिर्फ क्यू है, तो वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपकी बार आपको क्या करना है, वापस वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है डेफिनेशन से। तो यूजिंग definition of electric flux, तो डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। इस सिंबल का मतलब है कि जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे या जो फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे पूरी क्लोज सरफेस के लिए है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स की कैलकुलेशन सिंपली ई डॉट एस से कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो फिर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ds क्या है, जो भी एक सरफेस है उसका एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां पे बताएं, आप देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड के अंदर है, तो E सब जगह डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ठीक है, चलेगा। अब आप क्या करें, ds इसका कोई एक स्मॉल एलिमेंट, आपने ये ले लिया स्मॉल एलिमेंट, ये एक तरह से मान लीजिएगा ये एरिया ले लिया यहां पे ds, तो ds क्या हो गया, स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, s, वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी साइड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली चीज है, इसमें एरिया, यहां पर एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, यहां पे एरिया की डायरेक्शन इधर, यहां पे एरिया की डायरेक्शन इधर, ठीक है। और यदि कर्व सरफेस बन रही हो, कहीं पर भी कर्व सरफेस बन रही है इस तरह से, किसी भी जगह पर एरिया की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो हर जगह पर अलग अलग होगी। यहां पर बेटर है इसको सेंटर पॉइंट से मिला दीजिएगा, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे आप इस पॉइंट को, तो ये डायरेक्शन भी किसकी हो गई, आपके ds की डायरेक्शन हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है इस पॉइंट पर। आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, हर जगह इसमें ऐसा ही है, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा, तो अगर यहां वाला अगर मान लीजिएगा एक स्मॉल एलिमेंट लेके देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा E की डायरेक्शन ये हो गई, यहां पर ds की डायरेक्शन भी ये। तो हमेशा E और ds के बीच में एंगल हमेशा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b बराबर a b cos थीटा, थीटा होता है वेक्टर a और b के बीच में एंगल, ये a और b इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पर भी बात करें तो क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा, तो थीटा किस किस के बीच में एंगल है, E और ds के बीच में एंगल हमेशा कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फाई बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन E इंटू ds। अब ये E क्या है मैग्नीट्यूड, ये E क्या है मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, डायरेक्शन दोनों ही है, डायरेक्शन अलग अलग है सब में। अब सब जगह r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नीट्यूड सब जगह सेम हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है उसको ले लेते हैं बाहर, तो आ गया बाहर इंटीग्रेशन। तो क्या बचा 1 ds। ds क्या है स्मॉल एलिमेंट, सरफेस, सरफेस है यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सर्किल नहीं है, ये क्या है स्फीयर है, फुटबॉल। तो फुटबॉल का एक छोटा सा ये एरिया हो गया, और इंटीग्रेशन का मतलब ही ये टोटल क्या कि अगर जैसे ये फुटबॉल है तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, देखिएगा ये इस तरह से स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कोई एक एरिया, और इंटीग्रेशन डीएस मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सब का एरिया, पूरा पूरा, तो मतलब पूरा एरिया क्या हो जाएगा एस, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, ठीक है। या फिर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता है x, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा t, इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन s के रेस्पेक्ट में क्या हो गया s, e इंटू एस। तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा E इंटू एस, एस क्या हो गया कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया है। अच्छा रेडियस r है तो एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है सर्कल नहीं है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए आप, ठीक है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अगर इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा 5 इक्वल टू 5, ठीक है। एक जगह 5 की वैल्यू क्या होगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और एक की वैल्यू क्या होगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू क्या आ गई Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। इसको मैं इस तरह से लिख दूं क्या 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया है, ये वैल्यू क्या बन गई K बन गया, तो E की वैल्यू क्या होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म देखना है, वेक्टर फॉर्म तो E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो आर क्या है, आर क्या है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब गॉसियन सरफेस का कोई काम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सर आर क्या सर रेडियस है किसकी गॉस स्पेयर की, तो टॉपिक तो ये डाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो टारगेट भी हमारा यही है, ठीक है। तो वो तो हमको अब गॉसियन यूज लो यूज में लेना है, इसलिए क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, गॉसियन लो अप्लाई कर दिया, ठीक है, काम हो गया बस अब खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखना आर क्या है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये, ठीक है। अच्छा देखिए डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यदि हुआ तो आर डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इतना ही के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन आपकी बार इधर हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ भी नहीं। या आर कैप की डायरेक्शन किधर होगी, चार्ज से उस पॉइंट की ओर आर कैप की डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे। रब कर दो ना इसको। अब देखिएगा ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब बताएं आप, देखो इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यदि ग्राफ बनाना है, देखिएगा। ठीक है, ग्राफ ई में पूछ सकते हैं, आर में। ग्राफ इसमें भी बनाया जा सकता है, 1/r स्क्वायर में कई जगह ये भी दे देते हैं, और ई में कैसा ग्राफ बनेगा फिर। ठीक है, ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना, 3 से हमारा लगभग काम निकल जाएगा। देखो मैं 3 ग्राफ आपको बता रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। देखो ग्राफ में वो आपके बहुत जगह काम में आएंगे जो मैं बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखिएगा, अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x है सपोज, ठीक है, तो x इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये एंगल कई जगह ये कहते हैं सर 45 डिग्री का एंगल, कोई जरूरी नहीं है। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/2x, सब में y x पर ही डिपेंड है। तो y इक्वल टू एग्जैक्टली अगर x हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल है। y इक्वल टू 2x है तो मतलब ग्राफ इधर बनेगा, 3x है और इधर बनेगा, 1/2x है बिल्कुल इधर, 1/3 और इधर की तरफ। ठीक है, अपने को इतना नहीं रखना। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कि सर 45 डिग्री पे बनेंगे क्या, नहीं। y एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x और ये y है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा ये ग्राफ इसका y प्रोपोर्शनल टू 1/x की बात करें, इसके अंदर x इंक्रीज करने पर y क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो x और y ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, ये मैं ग्राफ फिजिक्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। देखिए y प्रोपोर्शनल टू x है तो देखो नेगेटिव x में भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे क्या है, जितने नॉर्मली चीजें होती है दोनों पॉजिटिव ही रहेगी। रेडियस या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होना नहीं है, इसलिए नॉर्मली इनसे काम निकलेगा। ठीक है, ये ग्राफ न तो एक्स एक्स को टच करेगा ना ही वाई एक्स को, y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर आ जाए। इसमें भी देखो x और y, इसमें भी x इंक्रीज करने पर y क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन यहां पर तेजी से डिक्रीज होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा y। x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 1/2 के प्रोपोर्शनल, मतलब हाफ हो जाएगी। x की वैल्यू 2, 1/2 स्क्वायर 4, 1/4, 1/4 हो जाएगी। इसमें भी y कम होगा, रैपिडली कम होगा, मतलब एक तरह से यूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा यहां पर भी देखिए ढलान, यहां पर ढलान ज्यादा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखिएगा कि यार मतलब ये पॉइंट है, अगर यहां से अगर मैं इधर की तरफ चलूं, x इंक्रीज कर रहा हूं तो देखो y ये वाला पॉइंट यहां पर नीचे उतर गया, और यहां पर देखिएगा यहां पर x इंक्रीज किया तो y तो बहुत तेजी से नीचे आ गया, ये वाला पॉइंट यहीं पर आ गया सीधा। ठीक है, तो इसमें रैपिडली स्लोप ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, ये 3 ग्राफ से बहुत कुछ अपने काम निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ E में R में, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एक्स एक्स पे कौन रख दिया R, y एक्स पे क्या रखा हुआ है E, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो गया ना, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ज्यादा ढलान, ये स्लोप इसकी ज्यादा आ जाएगी, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अच्छा, इसमें ग्राफ पूछ लिया तो अब देखो
एक्स एक्स की जगह कौन रख दिया 1/r², मतलब कि पूरा क्या आ गया x, ये हो गया y, तो y प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ कैसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ बन गया आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको फटाफट आप कॉपी कर लीजिएगा और इनको तो आप अलग से देख लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, अलग से कॉपी के टॉप पर कॉपी कर लिख लेना, इनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हमारा शांतिपूर्वक कंप्लीट हो गई है। अगले एप्लीकेशन भी देखेंगे।